नमस्कार। अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। कहते हैं कि प्रकृति हमें जो देती है वही हमसे अपेक्षा भी करती है, या यूं कहें कि हमसे वो अपेक्षा करती है कि प्रकृति के साथ भी हम वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार हम अपने साथ अपेक्षित करते हैं। हम प्रकृति की सुरक्षा करेंगे तो वह हमारी रक्षा आगे बढ़कर करेगी। लेकिन आलम यह है कि प्रकृति के जीवन के साथ ही अब हम धड़ल्ले से खिलवाड़ कर रहे हैं और नाम विकास का दिया जा रहा है। ना जाने कितने ही हादसे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के कारण हुए हैं। बावजूद इसको रोकने के बजाय बेतरतीब दोहन किया जा रहा है। बात चाहे पेड़ों की कटान की हो या फिर पहाड़ों से छेड़छाड़ की, नतीजतन इसका खामियाजा आम इंसान को भोगना पड़ रहा है। और वो आम इंसान वो हैं ज़्यादातर जो दूसरे राज्यों से गरीबी के कारण अन्य राज्यों में जाते हैं मजदूरी करने के लिए, और इस तरीके के सड़क बनाने के काम, इस तरह के काम बर्फीले इलाकों में करते हैं और उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। कई बार हमें बार बार प्रकृति आगाह कर रही है कि हमें मत उजाड़ो, हमें मत छेड़ो, पर हम अपनी आदतों से मजबूर हो गए हैं। ताज़ा मामला आज ही का ले लीजिए। उत्तराखंड के चमोली जिले में बड़ा हादसा हो गया। बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर फटने से 57 मजदूर बर्फ में दब गए। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। ये सभी मजदूर बद्रीनाथ धाम के पास जो माणा गांव है, भारत की सीमा पर, यह सीमावर्ती गांव है। इसे भारत का पहला गांव भी कहा जाता है। यहाँ पर BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये सड़क निर्माण के काम में लगे थे, तभी यह हादसा हुआ। एक ग्लेशियर फटा और तकरीबन 20 किलोमीटर के दायरे में ये एक तरीके से बर्फीला तूफान आ गया। मौके पर चमोली का जिला प्रशासन अधिकारी, BRO जो सेना के ही का एक संगठन है, अंग है, तमाम 100 से अधिक BRO के सदस्य मौजूद थे। किसी तरीके से 16 लोगों को निकाला गया। दुर्घटना स्थल पर तमाम टीमें राहत बचाव कर रही हैं, लेकिन मौसम खराब होने के कारण, बर्फबारी, ग्लेशियर फटने और बारिश के कारण बाहर से कोई सहायता अब तक नहीं पहुंचाई जा सकी। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट पहले ही जारी है। बर्फबारी और बारिश बीते 2-3 दिनों से हो रही है। ये भी हमें खबर मिली कि पिछले दिनों जो चमोली है और बद्रीनाथ और आसपास का जो इलाका है, वहाँ भूकंप के झटके भी आए थे। वो लेकिन हालांकि वो इतने तेज़ नहीं थे कि कोई उस तरीके की जानी हानि होती। लेकिन एक बात जरूर हुई कि उन भूकंप के झटकों से ग्लेशियर हिले, धरती हिली, नतीजतन ग्लेशियर फटा, बर्फीला तूफान आया। बर्फीला तूफान कुल्लू और कश्मीर में भी आया, लेकिन वहाँ इस तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। बावजूद अगर बात करें बद्रीनाथ धाम और माणा के इर्द गिर्द जहाँ यह हादसा हुआ, सड़क निर्माण का कार्य बेफिक्री से किया जा रहा था, जबकि पहले से चेतावनी थी। ऐसे में कई सवाल उठने लाजमी हैं कि जब मौसम खराब था तो निर्माण क्यों हो रहा था, सड़क क्यों बनाई जा रही थी और चेतावनी को क्यों नहीं माना गया, किसकी अनुमति से ये काम कराया जा रहा था। 4 धाम की यात्रा की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। बताया जा रहा है कि इसी को देखते हुए बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर आगे माणा गांव के पास सड़क से बर्फ हटाने और उसकी मरम्मत का कार्य तेजी से चल रहा था। माणा गांव से अगर दाहिनी तरफ तकरीबन 1.5 किलोमीटर जाएंगे तो भारत की सीमा है जो चीन से लगती है। शुक्रवार सुबह के समय ही एक निजी ठेकेदार के 57 मजदूर सड़क से बर्फ हटा रहे थे, तभी अचानक बर्फीला पहाड़ फट गया, ग्लेशियर फटा और सभी के सभी मजदूर बर्फ में दब गए। इससे पहले भी मौसम खराब होने के चलते उत्तराखंड में एक टनल हादसा हुआ था, जिसमें बमुश्किल लोगों को बचाया जा सका था, जिसमें फंसे मजदूरों को कड़ी चुनौती के बाद, लंबे अंतराल के बाद बाहर निकाला गया था। इस तरह के हादसे होते रहते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि मजदूरों की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजामात थे, क्या एहतियात थे, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी अब चिंता शुरू हो गई है कि अगर इस तरीके का जो क्लाइमेट चेंज है, अगर 4 धाम यात्रा के दौरान इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं तो ये बहुत बड़ी विपदा के रूप में
सामने आ जाएगा। तो मंथन में आज हम इसी पर बात करेंगे कि किस तरीके से बर्फीले तूफान में दफन हो गए इंसान। यह भी देर शाम खबर मिली कि मौसम बेहद खराब होने के कारण परिस्थितियां बेहद प्रतिकूल होने के कारण जो राहत एवं बचाव कार्य उतनी तेजी से नहीं चल पा रहा है या उसको एक तरीके से शिथिल मजबूरी में करना पड़ा। तो एक ये भी खबर आई और ये भी एक तो ये भी खबर है कि राहत एवं बचाव कार्य को बंद कर दिया गया है, उसको जारी रखा नहीं जा सका है क्योंकि परिस्थितियां बेहद प्रतिकूल हैं। मुख्यमंत्री धामी ने खुद कंट्रोल रूम जाकर स्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की और एयरफोर्स की मदद का भी एक तरीका आह्वान किया कि मदद की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ फंसे लोगों को एयरलिफ्टिंग की बात हो रही थी। जो 16 लोगों को निकाला गया उसमें 5 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही। तो बर्फ का कफन जिंदा दफन ये अपने आप में बहुत खतरनाक हादसा हुआ है। लेकिन ये हादसा क्यों हुआ? क्या क्लाइमेट चेंज इसकी बड़ी वजह है? क्या अंधाधुंध पहाड़ों का दोहन या प्रकृति से छेड़छाड़, जिसको लेकर हम ये बात कर रहे हैं? प्रकृति से क्या छेड़छाड़ हो रही है, क्या नहीं हो रही है? जाने माने पर्यावरणविद पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी से हमने बात की, वो सुनिए। अपने आप में गंभीरता तो बनाए हुए है, क्योंकि एक बात तो हम सबको जाननी चाहिए कि ये जो समय है ये ग्लेशियर के पास कहीं एक संवेदनशीलता इसलिए रखता है कि अब बर्फ गिरने के समय अब बदल चुके हैं। पहले बर्फ हमेशा दिसंबर जनवरी में पड़ती थी और वो बड़ी मजबूत हो जाती थी, सॉलिडिफाई हो जाती थी, वो गिरती नहीं थी। एवलांच का मतलब है कच्ची बर्फ, और जब कच्ची बर्फ इस महीने में फरवरी के समय पे पड़ेगी और गर्मी भी बढ़ती चली जाती है तो ये बर्फ पक्की नहीं हो पाती और ये अवलांच के रूप में नीचे आ जाती है। यही घटना पिछली बार 2 साल पहले रेनी के में हुई थी, अब ये इस बार हुई है और इसमें करीब काफी मजदूर दबे हैं। वो कैंप उसके पास था और पर शायद मेरा व्यक्तिगत समझ ये है इस मामले में कि वो कितनी ऊंचाई से गिरी है वो एक बहुत बड़ा इश्यू होता है, क्योंकि अगर वो नजदीक से कहीं आई है तो उससे ज्यादा जान माल को नुकसान नहीं होना चाहिए। और जैसे कि खबर है कि करीब काफी लोग उससे अभी बचा लिए हैं और रेस्क्यू है, आर्मी उस पर लगी भी है। लेकिन एक बात जो संदेश इन सब चीजों पे होना ही चाहिए कि ये हम सबको भी समझना चाहिए, जो भी हैं वो चाहे कोई भी संगठन हो, बीआरओ हो या जो हमारे सेना से जुड़े हुए जवान हैं या उनसे जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, ये समय संवेदनशील होता है और ये कहीं पे किसी भी रूप में किसी भी ग्लेशियर के तलहटी पर बसना या कोई भी कैंप लगाना हमारे पक्ष में नहीं होगा। और ये उदाहरण वही है और इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं भी हैं। तो हमें कहीं ये संवेदनशीलता आने वाले समय में बरतनी चाहिए कि फरवरी मार्च का महीने में बारिश और बर्फ जहां भी पड़ेगी वो कच्ची होगी, वो फिसल के नीचे आएगी, जिसे हम अवलांचेस कहते हैं। तो हमें आशा है कि आने वाले समय में ये एक उतना बड़ा नुकसान नहीं कर पाएगी। और जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हमारी प्रभु से प्रार्थना है कि सब लोग सुरक्षित उसमें हो, लेकिन एक संदेश, एक समझ इसके बाद हमको बनानी चाहिए। प्रोफेसर अनिल प्रकाश जोशी ने इस बात को कहा कि अब क्लाइमेट बदल रहा है, अब बर्फ पड़ने का समय दिसंबर जनवरी या नवंबर दिसंबर ना होकर मार्च फरवरी हो जा रहा है। तो इसके अनुसार हमको बदलना चाहिए। और ये बर्फ़ कच्ची होती है इसलिए फिसल कर नीचे आ जाती है। जो नवंबर दिसंबर जनवरी में जो बर्फ़ पड़ती थी वो पक्की हो जाती थी, उसमें इस तरह के खतरे नहीं होते। तो अब जो भी योजना हम बनाएं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाएं। हमें देखना होगा कि किस तरीके से हम प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, ये भी हमें देखना होगा। जिला अधिकारी चमोली ने पूरे घटना के बारे में अपडेट दिया, उसको सुनाते हैं आपको। माणा और माणापात के बीच में एक अवलांच
सूचना प्राप्त हुई है जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहाँ पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सैटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें। और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है, तो आशा है कि जल्दी ही हमारी एक टीम वहाँ पहुँच के उनको सकुशल रेस्क्यू कर लेगी और जो भी कोई अपडेट होगा वो मीडिया को ज़रूर हम साझा करते रहेंगे। ईश्वर से हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि जो लोग अभी नहीं निकाले जा सके हैं, तकरीबन 41 लोग अभी फंसे हुए हैं इस एवलांच की चपेट में। जिस तरीके से प्रोफेसर अनिल प्रकाश जोशी उम्मीद जता रहे हैं कि चूंकि बर्फ़ बहुत सख्त नहीं है और अगर बहुत ऊंचाई से नहीं गिरी है तो फिर सारे लोग पूर्णतः सुरक्षित होंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो हमारी भी प्रभु से यही कामना है, भगवान बद्री विशाल से, कि सारे लोग सुरक्षित हों। लेकिन इस तरीके की आपदाओं से कैसे हम बच सकते हैं, कैसे चीज़ों को हम देख सकते हैं, एक क्या इसमें दृष्टिकोण होना चाहिए, क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज को लेकर हम किस तरीके से बिहेव करें, ये बहुत सारे सवाल हैं। और हमारे साथ कुछ खास लोग जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में। देव राघवेंद्र बद्री पर्यावरणविद हैं, हमारे साथ जुड़े हैं उत्तराखंड से, बहुत स्वागत। राजेंद्र चौधरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड के महामंत्री हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद। भूवैज्ञानिक ए.के. बयानी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका ये बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। कुछ और लोग हमारे साथ थोड़ी देर में भी जुड़ेंगे। बयानी साहब से हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं क्योंकि वो बहुत ही तजुर्बेकार साइंटिस्ट हैं और पर्यावरण और भूविज्ञान दोनों की बहुत अच्छी जानकारी वो रखते हैं। बयानी साहब मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूँ। जो इस तरीके की घटनाएं हैं एवलांच वाली, जैसी घटना अभी वहाँ बद्री विशाल धाम के पास हुई है, माड़ा गांव के निकट, इस तरीके की घटनाएं क्यों होती हैं, क्या कारण है मूल, या ये फिर प्राकृतिक आपदा में ही डाल के इनको छोड़ दिया जाए, इनको नहीं रोका जा सकता, इनसे कोई सतर्कता नहीं बरती जा सकती है क्या ये, और ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? विज्ञान की दृष्टि से बात कर रहे हैं तो इस तरह की घटनाएं अनादिकाल से हो रही है। अगर हम ये कहें कि ये आज की घटना है तो ऐसा नहीं है। लाखों साल पहले भी होती थी, करोड़ों साल पहले भी होती थी और अभी भी हो रही है और आगे भी होगी। और इनके पीछे भूवैज्ञानिक कारण है। अब जैसे लैंडस्लाइड है या स्नो अवलांच जो अभी बद्रीनाथ माना के बीच में हुआ है, ये इसका एक बेसिक फैक्ट ये है कि दो चीज़ें होती है। एक तो होती है स्नो की स्ट्रेंथ और दूसरी होती है उस क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचना। अब अगर भूवैज्ञानिक संरचना, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो एरिया 65 से 75 डिग्री तक के स्लोप का है, मैदान वहाँ पे यदा कदा ही कहीं मिलते हैं। ऐसे अगर स्लोप पे स्नोफॉल होगा तो वो टिकेगा नहीं, वो निश्चित रूप से आएगा क्योंकि उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि टिक जाए जी। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये स्नोफॉल होता है तो इकट्ठा हम ये कहें कि एक रोज में या 10 घंटे में या 15 घंटे में इतना 10 फीट 15 फीट 20 फीट स्नोफॉल होगा, ये भी संभव नहीं है। स्नोफॉल धीरे धीरे होता है और इसमें टाइम लगता है एक्यूमुलेशन होने में। और अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है तो जैसे मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी थी कि यहाँ पे इस एरिया में बारिश की संभावना है, स्नोफॉल की संभावना है, जितने अंदर जाएंगे हिमालय में उसकी संभावना बढ़ती जाती है। तो उस वक्त हमें सावधानी की जरूरत थी और उस वक्त अगर हम समय रहते ये करते कि पर्याप्त सावधानी रहते या उन बीआरओ को सूचित करते और वो काम रुकवाते तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और आजकल का ज़माने में जब टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत है तो हम किसी भी एरिया में अगर काम चल रहा है, मान लीजिए परिस्थितियाँ ऐसी कि हमें काम रोकना नहीं चाहिए या हमें जल्दी काम करना है, तो हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है। आप
हर थोड़ी थोड़ी देर में ड्रोन को उड़ाते जाइए, उससे जमीन पे बैठ के आप आकलन कर लेंगे कि कहाँ पे क्या ये स्थिति निर्मित हो रही है, और जहाँ पे भी जरा सा भी खतरा नजर आ रहा है आप उसकी मदद से रोक सकते हैं। और क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है तो इसमें आर्मी के हेलीकॉप्टर वगैरह सब लगातार उड़ते रहते हैं, तो उनका बड़ा लंबा विहंगम कक्ष होता है, तो वो बता सकते हैं कि कौन कौन से एरिया में क्या स्थिति बन रही है। और अगर हम इन दोनों चीज़ों का उपयोग करें तो निश्चित रूप से ये घटना रोकी जा सकती है। मौसम विभाग तो अपनी भविष्यवाणी करते ही है, पर आप चैनल पर देखते हैं कि कई ऐसे चैनल है जो 30 दिन पहले बता देते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, किस तरह का मौसम रहने वाला है। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना यानी ये मानवीय कमजोरी है या मानवीय गलती है। अगर इसको सुधार लेंगे तो हम बहुत सी चीज़ों में हम छुटकारा पा सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। बयानी साहब ने यह भी कहा कि ये सैकड़ों साल पहले से ऐसी घटनाएं होती रहीं, हजारों साल पहले से होती रहीं, आगे भी होती रहीं। लेकिन मैं थोड़ा डिफ़र करता हूं, और बाद में वही बात बयानी साहब ने भी कही कि सैकड़ों साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि एग्जैक्ट मौसम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम मौसम क्या होगा इसके बारे में नहीं बता सकते, ड्रोन नहीं था। अब सारी चीज़ें, उन जो सवाल इस कार्यक्रम में हम खड़े कर रहे हैं उनका जवाब बयानी साहब ने बखूबी अपने ही वक्तव्य में दे दिया है कि किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए थी। अगर मौसम विभाग की चेतावनी मानी जाती तो शायद कुछ एहतियात बरता जाता, अगर इस तरीके से ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता तो भी चीज़ें रहती हैं। तो कहीं ना कहीं कोई मानवीय भूल ही इस तरीके की घटनाओं को दावत देती है। देव राघवेंद्र बद्री की तरफ मैं रुख करूँगा। जहाँ ये घटना हुई है देव राघवेंद्र बद्री, वो एक किस तरीके का इलाका है, क्या चुनौतियां हैं, और सड़क बनाने की क्या हड़बड़ी थी? क्या चार धाम यात्रा को लेकर बहुत सरकार हड़बड़ी में है, या वहाँ कोई प्रोजेक्ट चल रहा था? क्या मसला क्या है? राघवेंद्र अनम्यूट करिए। और पैनल में बैठे हमारे जितने अनुभवी लोग हैं, हमारे मैनी सर हैं, वो वैज्ञानिक हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। और ये बहुत ही अनवांटेड घटना आज बद्रीनाथ में हुई है। एवलांच आने के कारण जो 57 मजदूर हैं उनकी जान पे आफत आ गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है, आपने जैसे अभी सवाल पूछा कि वो कैसा इलाका है। हम सब लोग जानते हैं कि जो बद्रीनाथ है ये बिल्कुल हायर हिमालय का एक पार्ट है, और यहाँ की जो टोपोग्राफी है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, स्लोप्स हैं, नीचे रिवर है, और उसी के नीचे उसकी तलहटी में बसा हुआ बद्रीनाथ है या माना गांव है। ये महज बद्रीनाथ से जब हम माना गांव की तरफ जाते हैं 1 किलोमीटर आगे, वहां पे बॉर्डर रोड, बीआरओ की जो हमारी बॉर्डर रोड है, माना पास उसको बॉर्डर बोलते हैं, तो उसका काम साल भर चलता रहता है, क्योंकि उस रोड को कैरी ऑन करना पड़ता है। और उस रोड से चिपके हुए हैं हमारे माउंटेन स्लोप। हमारे वैज्ञानिक सर ने कहा कि जो हमारे माउंटेन के स्लोप हैं ये बहुत ही स्टीप हैं, यानी कि 50 से 65 डिग्री पर ये हैं, और इनके बीच में रील्स बनी हुई यानी कि दर्रे बने हुए हैं। उसमें जब स्नो गिरती है तो उसमें आ जाती है, और वो इतना ज्यादा उसका ग्रेविटी होती है कि जब ह्यूज मास ऑफ स्नो होता है तो ये एक विशेष प्रकार का एवलांच होता है। इसे कहते हैं स्नो पाउडर एवलांच। स्नो पाउडर एवलांच अक्सर हिमालय में होता है, और ये बात सही है, ये एक जियोमॉर्फिक हैजार्ड्स हम इसको बोलते हैं। ये कोई नई घटना नहीं है, ये पहले से होती आई है, और हिमालय में जहाँ पे स्नो गिरेगी वहां पे एवलांच जरूर आएगा। लेकिन इन सबके बीच में एक सवाल खड़ा होता है कि आज हम टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस है, हमारे पास मौसम विज्ञान के कई सालों के डेटा हैं, और कहीं आगे तक मौसम विज्ञान ही बताता है कि यहाँ पे बारिश होगी, स्नोफॉल होगा। जो हमारे पास जीआईएस टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सारे टूल्स हैं, टेक्निकल टूल हैं, फिर भी हम उनको फॉलो नहीं करते हैं। और इन स्पाइट ऑफ दैट कि वहां पे फिर भी काम हो रहा था, जबकि 2 दिन से बारिश हो रही है और बारिश के साथ स्नोफॉल हो रहा है। तो अगर बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, 101% जो है एवलांच की स्थिति बनेगी ही। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पे काम चलाया जा रहा था। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी क्या जल्दी थी, जब रेन भी हो रही है, स्नोफॉल भी हो रहा है। आपको पता है ऊपर माउंटेन है, वहां बर्फ गिर रही है, कच्ची स्नो है, वो कभी भी नीचे आ सकती है। इसके कई कारण होते हैं, जियोमॉर्फिक कारण हो सकते हैं, आपके हवाओं का दबाव हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे अनिल जोशी जी ने बताया कि भाई जो स्नो पैटर्न है वो चेंज हो गया है।
हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि जो स्नो हिमालय में नवंबर में जब बारिश होती थी सीधे स्नोफॉल होता था, और जो हमारी ग्लेशियर फॉर्मेशन है, ग्लेशियर जो स्नो जमती थी वो धीरे धीरे पक्की होकर ग्लेशियर की फॉर्मेशन बना लेती थी। उसके बाद वहां पे अभी आप देखेंगे, अभी नवंबर में देखिए, जनवरी में देखिए, बहुत कम बारिश हुई, स्नोफॉल हुआ, स्नो पिघल गई, वो पहाड़ियां खाली हो गई। तो अभी बारिश भी हो रही है और स्नो भी गिर रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो ह्यूज मास ऑफ स्नो, एक बड़े आयाम में यहाँ पे स्नो गिर रही है, लेकिन वो टिक नहीं पा रही है और वो किसी कारणवश वहां से खिसक जा रही है। मैंने जैसे कहा कि उसको स्नो पाउडर एवलांच बोलते हैं, ये बहुत ही खतरनाक होता है। और जाहिर सी बात है, इतने ऊंचे माउंटेन्स हमारे पास वहां पे हैं, तो स्नोफॉल होगा तो ऊपर ही होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें कि इसकी स्पीड ही अगर हम नापे तो 300 प्रति घंटे के स्पीड से ये गिरता है नीचे। तो जितने भी 300 स्नो पाउडर किलोमीटर की बात एवलांचेस कर रहे हैं हैं, आप, 300 किलोमीटर प्रति घंटा। जी, और ये बहुत ही स्नो पाउडर जो एवलांच है ये बहुत ही खतरनाक भी होता है। सर की बात बहुत अच्छी है, हमारे बयानी सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई जब हमारे पास मौसम के सारे डेटा हैं तो बारिश में, स्नो में वहां पे काम क्यों कराया जा रहा था। आप पहला सवाल तो ये हम एजेंसी से पूछेंगे ना। ये एवेलेंस कोई आज की घटना नहीं है कि आज ही हुआ, 90 के दशक से लगातार हो रहा है। आप पिछले साल भी द्रौपदी के डांडे में हमारे कितने पर्वतारोही मर गए थे, जबकि उनको पता था कि बारिश भी हो रही है और बर्फ स्नो भी गिर रही है। तो एकदम से स्नो टिकती नहीं है, वो वहां पे कुछ ऐसे जियोमॉर्फिकल कॉजेज हो सकते हैं कि वो स्नो नीचे गिर जाए। तो इस स्थिति में हम वहां पे क्यों काम कर रहे हैं। हमको पता है हमारी टोपोग्राफी ऐसी नहीं है कि हम वहां से बच सकते हैं या वहां से भाग सकते हैं। तो ये इन सब चीजों पे सवाल तो खड़ा होता है। तो हमारा मानना तो ये है कि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और 11,000 फीट फ्रॉम सी लेवल, उसकी जो हाइट है सी लेवल से 11,000 है माना गांव की, तो वो हायर हिमालय का पार्ट है, वहां पे तो होगी ऐसी स्थिति। तो इन सबको देखते हुए हमें वहां पे काम को रेगुलेट मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से मौसम को देखते हुए काम करना चाहिए था। नहीं, निश्चित तौर पर ये बड़ी ही जो वहाँ की तमाम जो भूगर्भीय और जो वहाँ की पारिस्थितिकी के बारे में देव राघवेंद्र बद्री ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जानकारी दी। और अभी पिछले दिनों ही मैं भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने गया था, तो माड़ा गांव गया था। तो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, जैसा अभी देव बद्री बता रहे हैं, वो जैसा हमने भी देखा कि वो बड़ी दुरूह इलाका है। और जब एवलांच या जब बर्फ़ गिरती है, बारिश होती है, तो और भी वो दुर्गम हो जाता है, और भी वहाँ स्थितियाँ जो परिस्थितियाँ बड़ी प्रतिकूल हो जाती हैं। और बीआरओ का वहीं बाकायदे एक कैंप भी है लगातार। तो अब यही है कि भाई अब अगर इस तरीके की घटनाओं को रोकना है तो विज्ञान का सहारा लेना है और विज्ञान की बात माननी है। तो क्या इस पूरे मसले पर कोई चूक हुई है क्या, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो किस तरीके के हालात हैं, कितना दुरूह इलाका है वो, और ये अपने आप में ये एक भयानक घटना हुई है अपने आप में। तो इस तरीके की घटनाओं को अभी सभी एक्सपर्ट ने कहा कि जो अब तक जो लोग बोले हैं इस कार्यक्रम में, वो कह रहे हैं कि इसको रोका जा सकता था। हमारे पास डेटा हैं, हमारे पास मौसम विभाग की चेतावनी है, ड्रोन है, फिर इस तरीके की चूक क्यों होती है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश वर्मा, क्या अपडेट है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, और क्या जो राहत है वो बचाव कार्य है वो क्या प्रभावित हुआ है या अनवरत रूप से चल रहा है, मौसम के क्या हाल हैं? राजेश वर्मा। दुर्गेश जी, मैं बता दूं कि इस समय की जो स्थिति है, देखिए लगातार स्नोफॉल जो है वो लगातार जारी है। और देखिए अगले 24 घंटे का मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जो है खासतौर से चमोली, पिथौरागढ़ सहित 3 जिलों में जो है वो घोषित किया है कि रेड अलर्ट है। अगले 24 घंटे में भारी बारिश और 3000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जो है वो होगा। और अभी भी जो स्थिति है चमोली की अगर हम बात करते हैं, जहां माड़ा पर ये एक्सीडेंट हुआ है, तो वहां अभी तक लगातार सुबह से बर्फबारी जारी है और लगातार जो
सेना के जो जवान हैं वो लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। और आपको एक अपडेट हम अपने दर्शकों को ये खास तौर से बता दें कि जो 57 लोग वहां पर श्रमिक फंसे थे उसमें से अब तक यानी कि 5:30 बजे तक लगभग 32 लोगों को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है और उनको बेस कैंप यानी कि आर्मी के जो बेस कैंप है हॉस्पिटल उनको वहां पर उनको सुविधा दी जा रही है, उनका स्वास्थ्य चेकअप जो है वो किया जा रहा है। लेकिन 25 लोग जो है अभी भी गुम है, उनका बचाव एवं राहत जो कार्य है वो स्नोफॉल की वजह से स्लो पड़ा हुआ है। बड़ी जो एक विकट परिस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं रेस्क्यू करने के लिए वहां के जो जवान है इस समय वहां पर जो मौजूद है उनको आ रही है। और ये फिलहाल जो है देखिए रुक रुक के रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। रेस्क्यू का मतलब कि उनको सर्च किया जा रहा है क्योंकि जो 25 श्रमिक है, माफ कीजिएगा, वो इस समय लापता है, उनको सर्च करने का काम जो है वो चल रहा है। और लगातार जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि बर्फबारी जो है वो लगातार कंटिन्यूस जो है वो वहां पर जारी है। कहीं ना कहीं जो राहत एवं बचाव की जो टीमें हैं उनको अच्छी खासी जो परेशानी है, मशक्कत है, वो यहाँ पर उठानी पड़ रही है। और दुर्गेश जी, साथ ही प्रदेश के जो सूबे के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो इस समय आपदा कंट्रोल रूम जो है वो पहुंच चुके हैं। यानी कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री जो है आपदा कंट्रोल रूम लगभग 4 बजे के करीब पहुंचे थे, लेकिन एक बार दोबारा इस समय आप पूरे हालात का जायजा लेने के लिए, पल पल की रिपोर्ट जो लेने के लिए मुख्यमंत्री एक बार दोबारा जो है आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो केंद्र से भी कई फोन जो है उनको आ चुके हैं। खासतौर से अमित शाह ने उनको फोन करके पूरे हालात का जो जायजा है वो उनसे मांगा है। हर संभव मदद कर सकता है, उसको लेकर के जो तैयारी है वो की जा रही है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा राहत एवं बचाव जो कार्य की जो टीमें हैं उनको ये रेस्क्यू करने में सबसे ज्यादा दिक्कत बात को लेकर के आ रही है क्योंकि विजिबिलिटी कम है, रोड बिल्कुल जाम है, यानी कि बर्फ से जो रोडे हैं वो बंद है। जो रेस्क्यू टीमें जो दिन के समय यहाँ से भेजी गई थी, यानी कि जोशीमठ से भी भेजी गई थी और आसपास के जो कैंपों से भेजी गई थी, वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाई है क्योंकि वहां तक जाना यानी कि बार जो रास्ते हैं वो बाधित है, बर्फ काफी है, तो उनको हटा करके जाने का काम जो है वो वहां पर जो टीमें हैं वो कर रही है। देखिए अगले जो 24 घंटे या खासतौर से जो अगली सुबह होगी तभी ये कहा जा सकता है कि ये रेस्क्यू कितना आगे तक पहुंचता है। लेकिन फिलहाल 25 लोगों के जो है वो इस समय लापता है। राजेश जी, बस बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। एक बात और मैं जानना चाहूँगा, अपने दर्शकों को अपडेट करना चाहूँगा कि ये जो पूरा मसला है, ये अभी जो वैज्ञानिकों से बातचीत हो रही है, प्रोफेसर जोशी, प्रोफेसर बियानी, ये बता रहे हैं कि भाई अब ये क्लाइमेट परिवर्तन हो चुका है, जलवायु परिवर्तन हो चुका है और अब जो बर्फ़ नवंबर में दिसंबर में गिरती थी अब वो फरवरी और मार्च में गिरने लगी हैं। तो ये सारी बातें, सारा डेटा तो जाहिर सी बात है कि सड़क पर काम करने वाले लोगों के पास होगा, ड्रोन भी होंगे, तो क्या जो चेतावनी थी उसको नहीं माना गया? इस तरीके की बातें क्या कही जा रही हैं? दुर्गेश जी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस सीमा से सटा एरिया है और यहाँ पर हमेशा 12 महीने जो स्नोफॉल है, खासतौर से जो एक्टिविटी है, चाहे जवानों की हो, चाहे वहाँ पर श्रमिकों की हो या और भी बिहारों की जो टीमें हैं, वहाँ 12 महीने वहाँ पर मौजूद रहती है। ये नहीं कहा जा सकता कि जो चेतावनी मौसम विभाग ने दी थी कि अगले 24 घंटे की अभी भी दी हुई है कि अगले 24 घंटे इन खासतौर से चमोली को रेड अलर्ट में डाला गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर एक्टिविटी जो पावर की हमेशा रहती है। हालांकि आम जनमानस जो है, वहां के स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं माड़ा में रहने वाले, उनको बद्रीनाथ जब कपाट बंद होते हैं उससे पहले उनको वापसी उनको अपने गांव तक जाना पड़ता है, यानी कि वहां से वो गांव खाली करना पड़ता है। सिर्फ जो वहां पर वो जो भी टीमें रहती है वहां सेना के अलावा श्रमिक है जो रोड पे लेकर के जो बिहारी पे काम करती है टीमें, वो कंटिन्यू वहां पर रहती है। और देखिए ये एक महत्वपूर्ण सवाल इस बात को भी है लेकर के भी कहा जा सकता है क्योंकि लगातार जैसे इन्वायरमेंट बदल रहा है, खासतौर से जो बद्रीनाथ एरिया है वहां की अगर बात करें तो मास्टर प्लान जो है वहां पर लागू है। लगभग 2 साल से वहां पर मास्टर प्लानिंग की जा रही है, यानी कि वहां उसका डेवलपमेंट जो है वो किया जा रहा है। देखिए जो हिमालय की चोटियां हैं, अगर इस तरीके का निर्माण कार्य वहां पर बनता है, लगातार एक्टिविटी इस तरीके की
होती है, तो स्वाभाविक बात है कि इस तरीके की जो ग्लेशियर की एक्टिविटी है, जो ग्लेशियर टूट रहे हैं, जिससे इस तरीके की आपदा आ रही है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से विकास को लेकर के काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कि विनाश की तरफ भी इसको लिया जा सकता है। और ये एक खासतौर से आपने एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही कि फरवरी और मार्च के इस समय माह में जो स्नोफॉल इस समय हो रहा है, क्योंकि ये स्नोफॉल जो इस समय हो रहा है ये ताजा बर्फ है, क्योंकि ग्लेशियर ज्यादा हार्ड ग्लेशियर नहीं है, क्योंकि अब मौसम जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर तापमान की भी बात करें तो हम राजधानी सहित और भी अभी देखें तो 24 घंटे पहले काफी अधिकतम तापमान जो है वो प्रदेश के अंदर देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं लगातार, और इसके साथ साथ देखिए भूकंप भी जो है वो लगभग अभी हमने देखा है कि 1.5-2 महीने से लगातार चमोली की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, तो ये पर्वतीय जो क्षेत्र है, खासतौर से हिमाचल टच की बेल्ट है, यहाँ पर लगातार जो भूकंप के झटके हैं वो भी महसूस किए जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण जो है इन्वायरमेंट के साथ साथ ग्लेशियर के जो पिघलने का जो कारण है वो ये भी कहा जा सकता है। लेकिन देखिए फिलहाल इस समय जान को बचाना एक सरकार की बड़ी प्राथमिकता है, और इसको लेकर के जैसे मैंने आपको बताया कि वो धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम जो टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें हैं, उनको अलर्ट पे रखा गया है, और ये आशा की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मौसम है वो साफ हो, ताकि जो वहाँ हेलीकॉप्टर से जो है वो रेस्क्यू किया जाए। वहां तक जो हेलीकॉप्टर की टीमें हैं, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, या और प्रशासनिक अमला हो, वो वहाँ जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, क्योंकि अभी भी 25 लोगों की जिंदगी जो है वो वहां पर दांव पे लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश वर्मा आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जिस तरीके से बता रहे थे कि भाई अभी 25 लोग, एक नया अपडेट उन्होंने दिया कि 32 लोगों को निकाल लिया गया है। जब ये कार्यक्रम हमने शुरू किया था उस वक्त हमारे पास अपडेट था कि 16 लोग बचा लिए गए हैं, लेकिन अब ये संख्या दोगुनी हो गई है और 32 लोग अब तक इस पूरे जो राहत एवं बचाव जो अभियान है इसको लेकर हम मतलब ये बचाने में कामयाबी मिली है। हमारे साथ हमारे चमोली से सहयोगी अनिल राणा हैं। अनिल राणा के पास भी हम जाएंगे 2 मिनट के लिए। अनिल राणा, सीधे आपकी तरफ आ रहे हैं। अभी जो जानकारी मिली कि 32 लोगों को बचा लिया गया है, अगर कोई ताज़ा अपडेट हो तो दर्शकों को दीजिए। जी बिल्कुल, बताते चले कि सुबह की ये घटना करीबन 6 बजे की ये घटना थी और 11 बजे करीबन जिला प्रशासन को सूचना मिली है, और उस समय ये लग रहा था कि 10 लोगों को ही रेस्क्यू किया गया है। लेकिन उसके बाद लगातार राहत बचाव कार्य जारी रहा, और 57 में से अभी तक 32 जो मजदूर हैं उनको सुरक्षित निकाला जा चुका है, और जो अभी 25 मजदूर हैं उनकी खोजबीन लगातार जारी है। और प्रशासन की टीम, एनडीआरएफ की टीम इसको बचाव कार्य कर रही है। वहाँ पे जो आईटीबीपी के जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, आर्मी के जो जवान हैं, लगातार बचाव राहत कार्य में जुटे हुए हैं। अब प्रधानमंत्री कार्यालय से भी लगातार ऑपरेशन की मीटिंग मॉनिटरिंग इसकी की जा रही है, और जिला प्रशासन को यथासंभव मदद देने की बात मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है कि घटना को किस तरीके से वहाँ पे लोगों की जो मजदूर फंसे हुए हैं उनकी जान को किस तरह से बचाया जाए। लेकिन सुखद खबर यह है कि फिलहाल 32 लोगों को सकुशल निकाला गया है, और अब 25 लोगों को निकालने के लिए जद्दोजहद जारी है। कल जैसी सुबह होगा, मौसम खुलेगा, वैसी राहत और बचाव कार्य जारी किया जाएगा। फिलहाल अभी पहाड़ों में आपने तो देखा होगा, पूर्व में आपका दौरा था चमोली जिला का, जो कितना विषम परिस्थिति से घिरा हुआ है, और नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसी है यहाँ की आप बात जानते हैं कि पहाड़ों में कनेक्टिविटी और सड़कों की स्थिति किस तरीके से और राहत बचाव कार्य में दिक्कत हो गई, यहाँ पे सामना करना पड़ता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल राणा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए। हमारे साथ इस पैनल में कुंवर जपेन, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। लेकिन मैं रुख राजेंद्र चौधरी की तरफ करूंगा। राजेंद्र चौधरी, जो इस तरीके से अवलांच हैं या प्राकृतिक आपदाएं हैं, बीच बीच में इस तरीके से उत्तराखंड को झकझोरा करती हैं, लेकिन पहले टनल हादसा और उसके बाद ये घटना, ठीक है एवलांच आया, प्राकृतिक आपदा है, कह सकते हैं इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोफेसर जोशी ने भी उस बात को कहा कि अब ये क्लाइमेट बदल गया है तो उसके अनुसार हमको व्यवहार करना पड़ेगा। राजेश वर्मा भी कह रहे हैं कि भाई चेतावनियाँ होती हैं और सारी चीज़ें इस तरीके की जानी चाहिए। तो क्या अभी भी हम उस उन्नत टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं उन्मुख हो रहे हैं, या फिर ये सब ऐसा ही है, ये होता रहा है, ये आगे भी होता रहेगा? राजेंद्र चौधरी। जवान साहब, सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जान बचे, ईश्वर उन्हें जीवन दान दे। हमारे देश में एक बहुत प्राचीन व्यवस्था है,
व्यवस्था ये है कि हमारी आंखें घटना घटने के बाद खुलती हैं, चाहे वो टनल का मैटर हो, चाहे वो एवलॉन्च का हो। कल मैं देहरादून गया था, तो मेरा जो ड्राइवर है वो चमोली जनपद का ही निवासी है। जी। तो वो भीड़ थी, बहुत ट्रैफिक था। तो मैं उससे कहने लगा कि वैसे ही जनरल बातचीत में कि भाई इतनी भीड़ क्यों है आज। तो उसने मुझे कहा, सर जो है ऊपर पहाड़ में बर्फ डल रही है तो लोग बर्फ देखने जा रहे हैं। जी। आज सुबह जब मैंने अखबार पढ़ा तो उसमें चेतावनी थी कि चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार, देहरादून सब जगह भारी बारिश होगी और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की भी बात थी। तो आज वो कह रहा था मेरे से सुबह कि जी जब इस तरह से हल्की बारिश होती है और बर्फ गिरती है तो ये बर्फ जो है भूस्खलन होता है। और आज वो बात सच होगी। जो लोग बिल्कुल थंब रूल से चलते हैं, अनपढ़ हैं, जिन्हें भू वैज्ञानिक नहीं है, हजारों सालों से उन्होंने अपनी एक व्यवस्था बनाई हुई है कि वो सर्दी के मौसम में नीचे आ जाते हैं। जब ऐसी बारिश होती है, जब हल्का हल्का बर्फ पड़ता है, तो जंगल में जड़ी बूटियों के लिए या किसी अन्य काम के लिए नहीं जाते हैं। और आज तो हमारे पास सारे साधन है, ड्रोन है, जैसे जी अभी बता रहे थे, जीआईएस टेक्नोलॉजी है और बहुत सारी चीजें हैं। जब इतनी चीजें हैं तो उनका कंप्लायंस क्यों नहीं हो रहा? नंबर एक। नंबर दो, ये मेरा पहाड़ से बहुत पहले से लगाव है और मेरा वहाँ कुछ पहले बहुत आना जाना होता था। पिछले 30 वर्षों में इतना विकास वहाँ हो गया, घर बन गए, सड़कें बन गई, होटल बन गए, इतना डेवलपमेंट हुआ है और बहुत बड़ी तादाद में पलायन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। अब आप पहाड़ की तरफ जाओ, आपको पेड़ कम दिखाई देंगे, खाली पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। पेड़ कट गए, दोबारा से जो है पौधारोपण नहीं हुआ, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, तो खेती हो नहीं रही, जंगली जानवर बढ़ गया, पलायन हो गया। तो जो ये जो वर्तमान की जो सिस्टम है उसमें बैलेंसिंग नहीं है। डेवलपमेंट भी जरूरी है, मेरा मानना है कि पर्यावरण का संरक्षण भी जरूरी है। पिछले साल हमारे यहाँ आईआईटी रुड़की में जो भू विज्ञान विभाग है उसमें एक सेमिनार हुआ। जी। सेमिनार में दुनिया के साइंटिस्ट आए, जापान से, कहीं कहीं से आए, अमेरिका से आए। तो उन्होंने एक चिंता व्यक्त की थी कि भारत में प्रतिवर्ष जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। अभी पिछले 20 तारीख के बाद अचानक से 2-2.5 डिग्री तक जो है गर्मी बढ़ी, अचानक बढ़ी। जी। अचानक गर्मी बढ़ने से जो है अब फरवरी मार्च में क्यों बढ़ रही है गर्मी एकदम से, फरवरी के अंत में? अगर गर्मी बढ़े तो 20 मार्च के बाद बढ़े। तो ये जो पर्यावरण असंतुलन हो गया, इसके प्रति हमारे देश की सरकार गंभीर नहीं है और वर्तमान सरकार तो बिल्कुल गंभीर नहीं है। हमारे यहाँ डेवलपमेंट के लिए इन्होंने 100-100 हेक्टेयर तक के वनों को काटने का आदेश दिया, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले प्लांटेशन होती थी, जगह चिन्हित होती थी और बहुत लिमिटेड, बहुत अति आवश्यक होने पे उसका मंजूरी मिलती थी। आज सारे पहाड़ खोद दिए ट्रेन के लिए, चलो ट्रेन भी जरूरी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिशा में पर्यावरण संतुलन के लिए काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हमारे बीच में बयानी साहब भी हैं और भाई देव राघवेंद्र जी भी हैं जो एक्सपर्ट हैं। मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं तो अपने तजुर्बे के आधार पे कह रहा हूँ। हमारे यहाँ गांव देहात में भी ज़्यादातर पेड़ कट गए। जो तालाब हैं, पहले तालाब में लोग नहाते भी थे, जानवरों को पानी भी पिलाते थे। अब अगर कोई अपने जानवर को पिला दे तो अगले दिन मर जाएगा। यही स्थिति पहाड़ में होगी। जब हमारे यहाँ जरूरत से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो गया और लगाया नहीं गया, खेती नहीं हो रही, ऑक्सीजन नहीं जनरेट हो रहा है, तो टेम्परेचर जो है उसमें वे, इसलिए जो है जैसे देव कह रहे थे कि जो है वो नहीं बन रहा, क्या नाम, ग्लेशियर फॉर्मेशन नहीं हो रही, क्योंकि जो है पाउडर स्नो डल रही है, साथ के साथ बारिश हो रही है और वो बह रही है।
तो इस पे गंभीर चिंतन की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि आज हो गया, आज मुख्यमंत्री जी ने जो है 2 बार जाके मॉनिटरिंग कर ली और 2-4 लोग इसमें काल के ग्रास में समा गए और फिर ये चैप्टर बंद। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि सरकार इसके प्रति गंभीर रहे। जब मौसम विभाग की चेतावनी थी तो वहाँ काम नहीं होना करना चाहिए था। और जितना भी देखो, उत्तराखंड की खूबसूरती उत्तराखंड के पहाड़ से है। अगर यहाँ पहाड़ का संरक्षण हमारी सरकार नहीं करेगी तो उत्तराखंड राज्य का जो स्कोप है, जो इसका मूल अवधारणा है, वो समाप्त हो जाएगी। मैं तो बस इतनी बात कहूँगा। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है चौधरी साहब ने। कुंवर जपेंद्र की तरफ रुख करेंगे। और ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये मतलब हमारे आपके जीवन से जुड़ा विषय है, तो जाहिर सी बात है सबको बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। कुंवर जपेंद्र, इस तरीके की घटनाओं को क्या टाला भी जा सकता है सूचना तंत्र से, विज्ञान के प्रयोग से? और जो बात है कि भाई अंधाधुंध विकास, बड़े बड़े हम देख रहे थे कि भाई सड़क हम बना रहे हैं, अच्छी बात है, ट्रेनों के लिए हम रास्ते बना रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन बहुत ड्रिलिंग चल रही है, मशीनें चल रही हैं। मैं तो खुद ही अभी पिछले सीजन में बद्रीनाथ धाम गया था, माणा में गया था, मैं देख कर आया। तो मतलब ठीक मैदान की तरह व्यवहार हो रहा है, जैसे मैदान में जिस तरह का व्यवहार होता है उस तरह का व्यवहार पहाड़ के साथ हो रहा है। तो क्या इस तरह का व्यवहार उचित है क्या, कुंवर जपेंद्र? दुर्गेंद्र जी, हमने सभी प्रवक्ताओं को बहुत ध्यान से सुना, सभी तथ्य, सबने अपने अपने तथ्यों पे प्रकाश डाला। उत्तराखंड एक सरहदीय राज्य है और हमारे साथ ही चीन की सीमा लगती है। और जिस क्षेत्र में ये घटनाक्रम हुआ है वहां आईटीबीपी की भी एक परमानेंट चौकी है और भारतीय सेना की भी एक परमानेंट चौकी है। यहाँ विकास किस मुद्दे पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितना होना चाहिए? ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में पिछले 72 घंटों में उत्तर भारत फिर से शीतलहर की चपेट में आया है। जो जनवरी फरवरी की हम बात कर रहे हैं या मार्च की बात कर रहे हैं, तो ये ग्लोबल वार्मिंग एक अंतरराष्ट्रीय विषय है, ग्लोबल विषय है। अनेकों देशों ने इसका सामना किया है, आज भी कर रहे हैं। आज जहां गल्फ में बारिश नहीं होती थी वहां बाढ़ आ रही है, तो इसी तरह से हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। आज जहां बॉर्डर में चाइना बिल्कुल भारतीय बॉर्डर के साथ साथ अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर, रोड लेकर, सारी चीजें लेकर भारतीय सरहद पे आके खड़ा हो गया है, ऐसे में अपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण सरहदीय क्षेत्र को अछूता छोड़ देना या उसकी अनदेखी करना या वहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना करना हो सकता है भविष्य में हमारे लिए घातक सिद्ध होता। तो वो योजना उसके अनुसार बनती है। आज अब 25 श्रमिक हमारे वहां और रह गए हैं इस एवलांच की चपेट में, तो हम सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सभी उत्तराखंड वासी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, देश प्रार्थना कर रहा है कि वो भी सकुशल निकाल लिए जाएंगे समय रहते। अब हर चीज को लेकर सरकार के ऊपर दोषारोपण करना या सरकार को निशाना बनाना, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो राजनीति से बहुत ऊपर उठ के होती है। प्राकृतिक आपदाओं को कोई भी मानव जाति ना रोक पाई है, ना रहती दुनिया तक रोक पाएगी। सरकारें अपना काम करती हैं। आज वहां भारतीय सेना काम कर रही है, आईटीबीपी काम कर रहा है, बीआरओ काम कर रहा है, और भी संगठन काम कर रहे हैं, तो वो काम हो रहा है। लेकिन कुदरत के आगे जब हम अब असहाय हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर मानव जितना कर सकता है, एजेंसियों में, हमारे फौज में हमारे लोग हैं, आईटीबीपी वहां काम कर रही है, तो वो अपनी क्षमताओं और अपनी ट्रेनिंग का भरपूर उपयोग वहां कर रहे हैं। जो उन्हें इन पर्वतीय क्षेत्रों में, ऐसे जहां बर्फबारी वाले क्षेत्र हैं, उनके लिए जो हमारी यूनिट्स को तैयार किया जाता है, आईटीबीपी की स्पेशल ट्रेनिंग चलती है, तो शायद ये उसी ट्रेनिंग और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का नतीजा है कि आज इतने लोगों को सकुशल निकाल लिया गया। और हमें भरोसा है कि सुबह होने तक सभी लोग सकुशल बाहर होंगे
और हम इस पे विजय प्राप्त करेंगे। कुदरत के आगे हम इंसान कुदरत के आगे बहुत छोटा है, लेकिन एक जो इंसानी फितरत है, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है, उस दृढ़ इच्छा शक्ति के नाते हम अच्छा कर रहे हैं। और उसमें ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो जो एक सरकार कर सकती है वो सरकार कर रही है। और उस कुदरत के इस कहर से सभी को, जान माल को सुरक्षित रूप से बाहर निकालना, ये उन प्रार्थनाओं का भी असर हो रहा है और सुबह तक हम सब सुखद परिणामों के साथ सामने होंगे। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और कुंवर जपेंद्र के जो उन्होंने चर्चा की उसके एक भाग से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि हम अपनी सीमाओं को खुला नहीं छोड़ सकते। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। लेकिन इसके अलहदा क्या पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए एक अलग से कार्य योजना बनाना सरकारों का काम नहीं है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। राघवेंद्र बद्री की तरफ रुख करेंगे। राघवेंद्र बद्री, सीमाएं हम खुली नहीं छोड़ सकते। सीमाएं बहुत बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, और जैसा अभी खुद इन्होंने कहा है कि चीन बिल्कुल सीमा के पास खड़ा है और वो लगातार हरकतें कर रहा है जो बर्दाश्त नहीं है। तो जाहिर सी बात, हम सीमाएं नहीं छोड़ सकते। लेकिन क्या पूरे हिमालयी क्षेत्र के हम इसको इस चर्चा को हम केवल सीमा पर ले जाके और सीमा सुरक्षा के नाम पर या राष्ट्रवाद के नाम पर नहीं छोड़ सकते इसको कि भाई ठीक है, अगर आप इस पूरे घटनाक्रम में किसी लापरवाही की तरफ इशारा करेंगे तो आप राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे और राष्ट्र को उंगली दिखाएंगे या राष्ट्र के समर्थक नहीं होंगे या सीमाओं की सुरक्षा के समर्थक। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीमा की सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसे किसी कीमत पर किया जाना चाहिए। लेकिन क्या किसी भी सरकार ने हिमालयी क्षेत्र के लिए कोई विशेष कार्य योजना बनाई, डेवलपमेंट के अलहदा, वहाँ के पर्यावरण संरक्षण के लिए, पहाड़ों के संरक्षण के लिए? क्या इस तरह की कोई कार्य योजना आपको दिखती है, राघवेंद्र बद्री? देखिए, ये एक बहुत ही मतलब बहुत अच्छी बात जपेंद्र जी ने बोली। देखिए, जो माना पास बॉर्डर है ये बहुत ही हाईली सेंसिटिव बॉर्डर है। आप जानते हैं कि ये इंडो तिब्बतियन बॉर्डर की कैटेगरी में आता है। और मैं लगातार हिमालय की यात्राएं करता हूं, देखता हूं कि हिमालय को करीब से जानने की कोशिश करता हूं। एज एक पर्यावरण विशेषज्ञ होने के नाते हमें प्रकृति से भी प्यार है। तो मैं पिछले बार माना पास बॉर्डर, जब जो लास्ट बॉर्डर है वो देवताल एक जगह है जो बद्रीनाथ से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो 18,500 फीट पर एक नो माइंस लैंड है, उसको देवताल कहते हैं। और देवताल से लगभग 7-8 किलोमीटर पीछे हमारी आर्मी वहां पे रहती है। हमारी आर्मी के वहां पे कैंप है। हमारी आर्मी के अपने टूल्स और टेक्निक है, कैसे वो स्नो के साथ रहेगी, कैसे वहां पे रहेगी। वो पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, पूरी जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के साथ, पूरी GIS इंफॉर्मेशन के साथ वहां पे सरवाइव करते हैं, क्योंकि खतरा कभी भी हो सकता है। दूसरी बात, ये जो घटना है ये लगभग 65 किलोमीटर नीचे, यानी कि बद्रीनाथ से आगे माना गांव के आसपास की घटना है, जहां पे BRO का कैंप है। उसके बाद माना गांव के बाद कोई रोड नहीं है, फिर माना गांव आता है, माना गांव के बाद भीमपुल आता है, और फिर वो रास्ता सतोपंथ ग्लेशियर चला जाता है जहां से अलकनंदा निकलती है। तो सबसे मेन बात यह है कि हमें अपनी रोड को खुला रखना भी हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि जो आर्मी के जो कानबाई ट्रक्स हैं वो सामान लेके जाते हैं, उनमें मेडिसिन जाती है, सारी चीजें जाती हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि देखिए, जो हमारा हिमालय है, हमें इसकी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हिमालय है इट इज वेरी हाईली फ्रेजाइल। ये बहुत ही फ्रेजाइल है, सेंसिटिव है। और हम जोन 5 में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे भूकंप की भी कई संभावनाएं हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की भी को भी हमें झेलना पड़ता है। मैंने कहा इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने भूकंप का जिक्र किया, टेक्टोनिक प्लेट जो खिसकती हैं उसका भी मैंने जिक्र किया था इस कार्यक्रम की शुरुआत में। जी। लेकिन योगेंद्र जी, मैं एक चीज कहूंगा कि अभी आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कि क्या जो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है अपने क्षेत्र की भूमि को, अपने हिमालय को सजोने का। और आप उत्तराखंड ही नहीं बल्कि आप सिक्किम, दार्जिलिंग, अपना हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर, पूरा हिमालय अभी क्लाइमेट चेंज की मार झेल रहा है। और अगर हम ग्लोबल क्लाइमेट की बात करें तो आंकड़े ये कहते हैं कि 1.0 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल जो तापमान है वो बढ़ा है। और जब ग्लोबल तापमान बढ़ा है तो इसका सबसे बड़ा असर जो है हिमालय पे दिखने को मिलेगा, क्योंकि हिमालय सेंसिटिव है, वहां पे स्नो है, यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो अभी फ्रेजाइल है, माउंटेन है, बनने की कगार पे है। तो हमें यहाँ की इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए भी काम करने की जरूरत है। और हिमालय की हम कई वर्षों से एक सरकार से गुहार लगा रहे हैं
कि हम हिमालय वासियों को एक अलग हिमालय नीति की कैटेगरी में रखें, जिसका नाम होगा हिमालय नीति। और उस हिमालय नीति के अपने नॉर्म्स होंगे, कैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, कौन सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं होगा, किस तरीके का जीवन यहाँ पे होगा। अभी आपने देखो, उन्होंने एक अच्छी बात कही हमारे युगेंद्र चौधरी जी ने, कि जिस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस जमाने में लोगों को समझ थी कि कब स्नो पड़नी है, और उन्होंने उस स्नो पड़ने से पहले माड़ा गांव के जो लोग हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं जोशीमठ, क्योंकि उनको पता है कि 6 महीने वहां पे जो नेचुरल हैजार्ड्स हैं वो हो सकते हैं, क्लाइमेटिकल कंडीशन बहुत आ सकती हैं, हैवी स्नो हो सकता है, उनका जीवन सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो उनको ये चीजें सब पता थी। हम वही चीजें कह रहे हैं कि भाई देखो, रोड भी खुलनी चाहिए, स्नोफॉल हो रहा है उनको रोड भी साफ करनी है, लेकिन कम से कम उसमें इन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, टूल्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जरूर करना चाहिए कि भाई अगर यहाँ पे ये सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे एवेलेंच आ सकता है, स्लोप है, स्टीप है, 60 डिग्री का स्लोप है, और वहां पे सारे 60 डिग्री के माउंटेन खड़े हैं, स्नो गिरेगी नीचे आएगा, और आप काम तो नीचे कर रहे हैं ना, तो आपको उसके हिसाब से वहां पे काम करने की जरूरत थी। हमें तो ये लगता है, मतलब मूल जो आप कहना चाह रहे हैं वो हिमालय नीति, किसी की भी सरकार रही हो, मैं नहीं कहता बीजेपी, कांग्रेस, XYZ, किसी की भी सरकार रही हो, उसने ट्रेन के लिए जगह बनाई, उसके लिए नीति बनी, बड़े बड़े होटल खड़े हो जाए, पूंजीपतियों को लाभ हो। मैं आ रहा हूं आपके पास, पूंजीपतियों को लाभ हो, उद्योग धंधे चलें, उत्तराखंड को रोजगार मिले, इस दिशा में काम हुए हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन हिमालय को कैसे फायदा हो, हिमालय को कैसे संरक्षित किया जाए, हिमालय के लिए एक अलग नीति नहीं बनी। राघवेंद्र बद्री जी, देखिए अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 11 मंजिले होटल भी बन रहे हैं, 12 मंजिले होटल भी बन रहे हैं, और NGT और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हो गया, और जितने भी हमारी एजेंसी हैं, उन्होंने एक नॉर्म्स बनाया कि जहां जहां से उत्तराखंड में गंगा निकल रही है, उसके 500 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए कि जिससे उसको हानि हो। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भाई बड़े बड़े जो कंक्रीटीकरण हो रहा है, यानी कि सीमेंटीकरण हो रहा है। जब कंक्रीटीकरण होगा तो कहीं ना कहीं जो यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो फ्रेजाइल है, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो इस तरीके से भी देखने को मिल रहा है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कैरिंग कैपेसिटी। अगर कैरिंग कैपेसिटी को हम नहीं देखेंगे कि उस जगह की क्षमता कितनी है, उस जगह की क्षमता के अतिरिक्त काम अगर हो रहा है, वहां पे उसके अतिरिक्त भार उस जगह पे डाला जा रहा है, तो वहां पे नेचुरल क्लाइमिटी जो है वो मैन मेड आपदा बन जाएगी। ये बड़ी बात, कोई नहीं रोक सकता, ये बड़ी बात नहीं नकार सकता है। ये बड़ी बात राघवेंद्र बद्री ने बड़ी बात कही कि अगर हम 10 किलो हम खोपड़ी में ले जाने की क्षमता मेरी है, अब 20 या 25 से 50 रख दिया जाएगा तो घुटने चले जाएंगे, वो वाली स्थिति है। कैरिंग कैपेसिटी हिमालय के लिए बहुत की रोल अदा करती है। ठीक बात है। जपेंद्र कुछ कहना चाह रहे, बोलिए जल्दी से जपेंद्र। हिमालयी राज्यों के लिए एक अलग नीति के ऊपर केंद्र में निश्चित तौर पे इस पे चर्चा हुई है, और भी कुछ माह पहले जब विषय आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पे खुद कहा, और जिस तरह से उत्तराखंड में भी ये मांग उठती रही है, और इसकी तरफ केंद्र ने डेफिनेटली इसका संज्ञान लिया है, और हिमालय राज्यों के लिए एक अलग नीति के तहत इन सारे कार्यों को आगे बढ़ाया जाना ये प्राथमिकता में है, और बहुत जल्द भविष्य में इस नीति के साथ हिमालय राज्यों का एक अलग रूप निकलकर सामने आने वाला है। बहुत बढ़िया बात कही जपेंद्र ने, मैं उम्मीद करूंगा कि जल्दी चीजें हो जाएं। लेकिन राघवेंद्र बद्री की बात का क्या होगा कि 11 मंजिला होटल बनने के बाद अगर हिमालय नीति में अगर वो होटल परमिटेड नहीं होगा तो कोई होटल तो नहीं तोड़ने जा रहा है। मेरा एक अंतिम सवाल होगा बयानी साहब से। बयानी साहब, वास्तव में हिमालय की स्थिति को लेकर लगातार हमारी पर्यावरणविदों से बात होती रही है, आप लोगों जैसे विद्वज्जनों से बात होती रही, वो कहते रहे कि हम हिमालय को उतनी संवेदनशीलता से नहीं देखते। हम मतलब हमारी सरकार और इंसान भी अंधाधुंध एक्सप्लोर करने वाली जो प्रवृत्ति है वो बड़ी घातक है। निश्चित रूप से जिस तरह से हिमालय के साथ बर्ताव करा जा रहा है वो निंदनीय ही कहूँगा मैं, क्योंकि जिस तरह से एक्सप्लोटेशन हो रहा है वो किसी भी हालत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। और जहाँ तक नीति बनाने की बात है, बहुत सी नीतियाँ राज्य सरकार के अंतर्गत भी होती है और राज्य सरकार उस पर काम भी करती है और वो नीति बनाती भी है। अब नीति का इम्प्लीमेंटेशन जैसे 11 मंजिला या 10 मंजिला होटल बनेगा तो ये परमिशन केंद्र सरकार नहीं देती, ये परमिशन राज्य सरकार की जो डिफरेंट एजेंसियाँ वो देती है। तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो तरह की यानी कंस्ट्रक्शन को अलाउ नहीं करे। केंद्र सरकार उसके अपने विषय होते हैं, राज्य सरकार के अपने विषय होते हैं, और दोनों को समन्वित रूप से काम करना चाहिए। और कई बार आपने देखा होगा
इन नीतियों में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती कि ये नहीं होगा या नहीं होगा। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ मैं जो समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ हिमालय तक सीमित नहीं है, ये पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है और हिंदुस्तान को भी उतना ही प्रभावित कर रहा है जितने विश्व को दूसरी जगह कर रहा है। क्लाइमेट चेंज में एक चीज़ और ध्यान में रखना है हमें कि जो क्लाइमेट चेंज है वो सिर्फ ठंड की बरसात, दिसंबर जनवरी की बरसात जो है फरवरी मार्च में हुई वो नहीं है। अब आप देखेंगे गर्मी भी शिफ्ट हो रही है, बरसात भी शिफ्ट हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को समग्र रूप से ध्यान में रख के अगर हम नीति बनाएंगे, पूरे क्लाइमेट की इन टोटलिटी नीति बनाएंगे, तो काफ़ी हद तक हम बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। और उसके लिए उसी तरह का हमें वो तंत्र चाहिए जो हर लेवल पे अपनी सुरक्षा निश्चित कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र चौधरी। एक छोटा सा कमेंट अगर कुछ कहना चाहें आप, जो कहना चाह रहे हैं बोलिए जल्दी से, बस मेरे पास अब समय नहीं ज़्यादा। मैं तो चौहान साहब दो बात कहूंगा। पहली बात तो ये कि जब इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं लाई जा रही हैं राज्य में, अच्छी बात है, डेवलपमेंट होना चाहिए, बॉर्डर स्टेट है, ये भी मैं मानता हूँ, पहले से ही था, कोई आज नया स्टेट तो बना नहीं। मेरा कहना यह है, जब इतनी बड़ी परियोजनाएं आ रही थी तो हमें जो है पर्यावरण के बारे में ध्यान करना था, नंबर एक। नंबर दो, एनजीटी ने बहुत साल पहले हिमालय की नीतियों के लिए कहा, बनाई गई, और आज उनमें शिथिलीकरण किया जा रहा है, उन्हें डाइल्यूट किया जा रहा है। और डाइल्यूशन का पर्पस नहीं पता लग रहा कि डाइल्यूट आप कीजिए। मैं मानता हूं कि डेवलपमेंट जब भी जरूरी है, लेकिन अगर आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो आप पर्यावरण से समझौता कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप डाइल्यूट कीजिए, लेकिन जो है पर्यावरण पे तो कुछ काम कीजिए। आज हमारे यहाँ कोई पर्यावरण मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री जी के पास विभाग है और वो अति व्यस्त है। ये हिमालय राज्य है, इसकी एक गरिमा है, इसकी एक सुंदरता है, सौंदर्यता है, ये प्राकृतिक जो है क्षेत्र है, इसके बारे में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, वरना हर बार कोई ना कोई दुर्घटना होगी और हमारा आप ऐसे ही चर्चा करेंगे और होगा कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, कुंवर जपेंद्र, देव राघवेंद्र बद्री, बयानी साहब और तमाम वो दर्शक जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। लेकिन उम्मीद है कि जो हिमालय की एक नई नीति आए क्षेत्र में, जो हिमालयी क्षेत्र के राज्य हैं, और उसका सख्ती से पालन हो। और जो राजेंद्र चौधरी कह रहे थे कि जो नीतियां हैं उनको कम से कम शिथिल न किया जाए, कम से कम रहम किया जाए हिमालय पर। हिमालय अब रहम की भीख मांग रहा है, और अगर हम उसे रहम नहीं देंगे, उस पर रहम नहीं करेंगे, तो हिमालय का रौद्र रूप हमें देखने को मिलेगा। नमस्कार।